सन 1998 में घटित हुई एक अविस्मरणीय घटना। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मनोहर अभी कुछ समय पहले ही दफ्तर से लौटा था। मुंह हाथ धोने के बाद, रुचि, एक चाय मिलेगी? हाँ, ला रही हूँ। ये ले। चाय का कप मनोहर को पकड़ाते हुए, आपके कहने से पहले ही रख दी थी। रुचि, 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, क्यों ना माँ बाबूजी के पास नासिक हो आए? आप ठीक कह रहे हो, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं वहाँ गए। माँ कुछ कहती नहीं, पर बच्चों को देखने की तो आस लगी रहती है। ठीक है, फिर शुक्रवार को ही निकल चलते हैं। मैं आधे दिन की छुट्टी ले लूँगा। ऐसा करता हूँ, बाबूजी को फ़ोन मिलाकर बता देता हूँ हम सब आ रहे हैं। रुचि ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताओ, मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। नासिक जाने की बात सुनकर तो उन्हें अभी से शोर मचाना शुरू कर देंगे। ये कहकर रुचि कमरे से निकलकर बच्चों के पास चली गई। उधर मनोहर बाबूजी को फ़ोन मिलाने लगा। 2 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया। प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं सब? कुशल मंगल? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। तुम सुनाओ, बच्चों और बहू कैसे हैं? सब मज़े में है बाबूजी। अम्मा कैसी हैं? अम्मा से कह दें शुक्रवार को हम सब नासिक आ रहे हैं। ठीक है, पर ज़रा मुझे पंचांग देख लेने दो, यात्रा का योग सही है कि नहीं। क्या बाबूजी, हम बस आ रहे हैं, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। उधर नासिक में बाबूजी देव प्रसाद चतुर्वेदी जी के घर में। सुनती हो मनोहर, बच्चों और बहू के साथ आ रहा है। अरे मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? जल्दी में था, बस बताकर फ़ोन रख दिया। मैं ज़रा कुटिया तक जा रहा हूँ पंचांग देखने की, शुभ यात्रा है या नहीं। ठीक है, जल्दी आना, मैं खाना लगाती हूँ। देव प्रसाद चतुर्थी योग साधना, चतुर्श्रार्य और तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं। उनकी 7 पीढ़ियाँ यही विद्या अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को सिखाती रही हैं। बस मनोहर का मन इन चीज़ों में नहीं लगा। 12वीं पास की और शहर की ओर निकल गया। पढ़ाई पूरी की और वहीं सरकारी नौकरी करने लगा। वे जानते थे ये विद्या उसके लिए नहीं है। बस कुछ उम्मीद थी तो अपनी पोती से मनोहर के दोनों बच्चों की कुंडली उन्होंने बनाई थी। सब जानते हुए भी वह उसे कभी कुछ नहीं कह सकते थे। वो खुद ही अपने बच्चों की भलाई के लिए करते रहते थे। कुटिया में जाकर अपनी पोथी खोलकर बैठ गए। गढ़ नक्षत्र सभी का अध्ययन करने के बाद बदयवास से बाहर निकले और मनोहर का फ़ोन मिलाने लगे। हेलो बाबूजी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मनोहर, नहीं बेटा, खैरियत नहीं है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो, अभी अभी बहू, तुम्हारी और नितिन की कुंडली देखकर आ रहा हूँ। इस समय यात्रा का योग सही नहीं है, हो सके तो 15 दिनों के लिए इसे टाल दो। क्या बाबूजी? जरा जोर से, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। मैं कह रहा हूँ यात्रा को। उसी समय बाहर सड़क पर पेड़ के गिरने की आवाज़ हुई और पूरे इलाके की बिजली चली गई। हेलो हेलो बाबूजी, पर फ़ोन कट चुका था। क्या हुआ? क्या कह रहे थे बाबूजी? नासिक आने के लिए मना कर रहे थे क्या? और कुछ समझ नहीं आया। अब बच्चों को क्या कहेंगे, वो तो घूमने का मन बना बैठे हैं। ठीक है, नासिक नहीं जाना तो ना सही, आसपास चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लोनावला कैसा रहेगा? हाँ, यहाँ मुंबई से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3 दिन का ट्रिप काफ़ी रहेगा। मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। दूसरी तरफ नासिक में देव प्रसाद चतुर्वेदी के माथे पर चिंता की लकीर खिंचाई। होनी बड़ी बलवान है, हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना, कहकर वापस कुटिया में जाकर एक अलमारी के सामने जाकर खड़े हो गए। कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर एक किताब उठाकर आसन पर बैठ गए। किताब खोली और मंत्रोच्चार करने लगे। लगातार 2 घंटे तक उनका यही मंत्रोच्चार चलता रहा।
हाथ जोड़कर आंखें बंद करके वो ध्यान में बैठ गए। रात हो चली थी, पर वो अभी भी कुटिया में साधना कर रहे थे। उनकी पत्नी जानती थी कि एक बार कुटिया का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसे खुलने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। पूरी ज़िंदगी ये सब देखते हुए बीत रही थी, पर आज वो भी परेशान हो रही थी। मनोहर से फ़ोन पर बात करने के बाद वो ऐसा कर रहे थे। वो जानती थी कुछ तो गंभीर बात है, वरना वो ऐसा नहीं करते। मुंबई शाम 4 बजे। मनोहर, रुचि और दोनों बच्चे नितिन और निधि लोनावला जाने के लिए अपनी कार में बैठ गए। रुचि और निधि पिछली सीट पर बैठी हुई थी और मनोहर के साथ नितिन अगली सीट पर। मौसम बहुत सुहावना था। नितिन बार बार सीडी बदलकर अपने पसंद के गाने फुल वॉल्यूम पर सुन रहा था। निधि को ये उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। नितिन, थोड़ा वॉल्यूम धीरे कर दे यार, पापा को कार ड्राइव करने में मुश्किल हो रही है। तू चुप कर, पापा तो कुछ कह नहीं रहे। नितिन, निधि ठीक कह रही है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है इतना तेज़ म्यूज़िक सुनना, रुचि ने टोकते हुए कहा। क्या मम्मी, आप हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती हो। मनोहर, जो भी चुपचाप बैठे हुए थे, गुस्से में उसने सीढ़ी निकाली और खिड़की खोलकर बाहर फेंक दी। नितिन भी गुस्से में पापा की बाजू को हिलाने लगा। ये क्या किया? मेरे दोस्त की सीढ़ी थी, अभी के अभी कार रोको, कहकर स्टीयरिंग व्हील को हिलाने लगा। कार बेकाबू होती जा रही थी। सड़क पर कभी दाएं तो कभी बाएं हो रही थी। नितिन, छोड़ स्टीयरिंग को, मम्मी पीछे से चिल्लाई, पर तब तक देर हो चुकी थी। कार को सामने से आते एक ट्रक से बचने के लिए जैसे ही मनोहर ने ब्रेक लगाई, पर उससे पहले ही कार अपना संतुलन खो बैठी और कार खाई में गिर गई। उधर गांव में देव प्रसाद चतुर्वेदी अपनी कुटिया से बाहर निकल आए। मनोहर की माँ, चलो मुंबई चलना है, सामान बांधना शुरू करो। मनोहर, रुचि और नितिन, उन सबका एक्सीडेंट हो गया है और वो मरे गए हैं। बची तो सिर्फ निधि, क्योंकि उसके भाग्य में अभी बहुत कुछ और लिखा था। 2 महीने मुंबई में रहने के बाद निधि को वो अपने साथ नासिक ले आए। अपने दादा को पूजा पाठ तंत्र मंत्र की सिद्धियां करते देख आखिर उसने एक दिन उनसे पूछ लिया, आप चाहते तो माँ बाप और नितिन को बचा सकते थे। मैंने कोशिश की थी, उसे आगाह किया था कि 15 दिनों के लिए यात्रा को टाल दे, पर उसने मेरी एक ना सुनी। इसका अर्थ तो यही है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। ईश्वर के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा, आपकी ये साधना और ये तंत्र मंत्र किस काम की? अगर मेरी बात मानकर मनोहर रुक जाता तो आज वो हमारे बीच होता। तू ऐसा क्यों नहीं सोचती है? हाँ, आप सही कह रहे हो। आप मुझे सिखाएंगे सब? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये विद्या तो पीढ़ियों से हमारे खानदान में चलती आ रही है। मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी और उन्हें उनके पिता ने। बस मनोहर को इसमें दिलचस्पी नहीं थी और उसने नहीं सीखी। बाबा, मैं ज्योतिष विद्या आपसे सीखूंगी। ज़रूर मेरे बच्चे, पर कल से। अगले दिन सुबह 4 बजे उन्होंने निधि को उठाया और नहाने के लिए स्वच्छ कपड़े पहनकर कुटिया में आने के लिए दिया। निधि पूरी निष्ठा से बाबा से तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र सीखने लगी। बीच बीच में अगर कभी उन्हें बाहर जाना पड़ता तो निधि को अलमारी से किताबें निकाल कर दे जाते, पर अलमारी की चाबी उन्होंने निधि को कभी नहीं दी। एक दिन दोपहर को अकेले देव प्रसाद चतुर्वेदी अकेले कुटिया में कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। निधि उस समय घर पर नहीं थी। पड़ोस में लता उसकी सहेली बन गई थी। वो दोनों हम उम्र थी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठी बातें करती रहती थी। निधि उसे बाबा की सिखाई बातें बताती, जो लता का भी मन करता काश उसे बाबा वो सब सिखाएं जो निधि को सिखा रहे हैं। पर बाबा ने साफ मना कर दिया कि ये विद्या केवल चतुर्वेदी परिवार का वारिस ही सीख सकता है।
लता को उस दिन कहीं जाना था, तो निधि अपने घर जल्दी लौट गई और बाबा को घर पर ना देखकर कुटिया की ओर जाने लगी। कुटिया का दरवाज़ा खोलते ही बाबा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपने सामने रखी किताब को कपड़े से लपेटना शुरू कर दिया। बाबा क्या कर रहे थे? और ये कौन सी किताब है? ज़रा मुझे भी दिखाएं। तुम्हें ये एकाएक भीतर नहीं आना चाहिए था, कहते हुए उठकर किताब को अलमारी में रखने लगे। बाबा दिखाएं तो सही, कौन सी किताब है? निधि, अभी इसे पढ़ने का सही समय नहीं है, जब आएगा तो तुम्हें बता दूंगा, कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गए। निधि भी उनके पीछे घर के अंदर आ गई। बाबा, पर दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं था ना, मैं कोई इसे उठा के थोड़ा लेके जा रही। नाराज होकर वो अपने कमरे में चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार बाबा ने उसे कई किताबों को छूने से मना कर दिया था। पर मनुष्य का स्वभाव है, जिस वस्तु के लिए मना किया जाए उसका मन उधर ही भटकता है। बुरा वक्त कहकर नहीं आता, जब भी आता है दबे पांव ही आता है। उस दिन बाबा को पड़ोस में गांव में किसी अनुष्ठान के लिए जाना था। रिक्शे वाले ने आने में देरी कर दी और जैसे ही वो आया वो फौरन घर से रवाना हो गए। अभी रास्ते ही पहुंचे थे, उन्हें लगा कि घर पर कुछ भूल गए हैं। कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा, कुटिया की अलमारी की चाबी उनकी जेब में नहीं थी। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि चाबी के लिए घर वापस लौट कर जाते। प्रभु इच्छा समझकर अपने मन को संतोष देने लगे। उधर घर पर निधि की नज़र उस चाबी पर पड़ गई। चुपचाप उठाकर लता के घर गई और उसे वो चाबी दिखाने लगी। देख मेरे पास क्या है। चाबी ही तो है, इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उससे भी बढ़कर है, ये बाबा की अलमारी की चाबी है। चल मेरे साथ, खोल कर देखते हैं उनका खजाना। पागल है, बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। निधि इसे रख क्या वापस? नहीं पता चलेगा यार, हम तो किताब जहां से उठाएंगे वहीं रख देंगे। नहीं निधि, फिर भी मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, इतना तो सीख चुकी हूं, कुछ होगा तो मंत्र पढ़कर ठीक कर दूंगी। लता को खींचते हुए वो कुटिया तक ले आई। कुटिया के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद करके अलमारी खोलने लगी। जो किताबें वो पढ़ती उसे पता थी किस और रखी हुई हैं। उसका ध्यान ऊपर रखी किताबों की तरफ था। लाल कपड़े में लपटी हुई एक किताब खोलकर देखने लगी। वशीकरण मंत्रों की किताब थी। उसे जहाँ से उठाया था वैसे ही वापस रख दिया। एक किताब लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी, सबसे ऊपरी खाने में रखी हुई थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफ़ी समय से नहीं खोली। निधि उस किताब पर लिपटा कपड़ा हटाने लगी। किताब का नाम था शैतान की वापसी। शीर्षक देखते ही उसे पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई। जैसे ही पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, यही रुक जाओ वरना पछताना पड़ेगा। ओह वाओ, क्या किताब है! पन्ने पलटने पर वार्निंग भी देती है। देख लता, ये किताब कितनी पुरानी है। अगर ये यहाँ है तो ज़रूर किसी ने भी पढ़ी होगी। निधि रुक, अगर किताब खुद वार्निंग दे रही है तो उसका काम मानने में कोई हर्ज नहीं है। बाबा भी यहाँ नहीं है, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो रुक तो सही, अगले पन्ने पर क्या लिखा है उसे पढ़ने दे। जो बोया है वो काटोगे, इसका क्या मतलब हुआ? चेतावनी है और क्या। मैं जा रही हूँ, तूने मेरे साथ चलना है तो अभी चल और इस किताब को वापस रख दे। ये कहते ही लता कुटिया से बाहर निकलकर चली गई। बाहर मौसम का मिजाज बदलने लगा। चारों तरफ धूल भरी आंधी चलने लगी। पेड़ों पर बैठे पंछी बेचैनी में चिल्लाने लगे। धरती फटने लगी। सुप्त अवस्था में पड़े हुए सरसिसब धरती की छाती चीरकर तेजी से कुटिया की ओर जाने लगे। तभी जोरदार धमाका हुआ।
धरती के अंदर से आग का गोला निकला और चारों तरफ आग ही आग लगने लगी। बचाओ, बचाओ, ये आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। लोगों के घर, जानवर सब जल जल कर ख़त्म होने लगी। कुटिया के छत पर आग की चिंगारियां गिरने से वो धू धू करके जलने लगी। निधि खुद को बचाने की कोशिश में जैसे ही कुटिया से बाहर निकली, कुटिया के बाहर बड़े बड़े सांप फन फैलाए बैठे थे और वो सांपों का आहार बन गई। कुटिया के जलने के बाद देव प्रसाद चतुर्वेदी, उनकी पवित्र पुस्तकें भी ग्रंथ में मिलकर जलने लगीं और जलकर राख हो गईं। कुटिया की अग्नि शांत होते ही सब तरफ शांति प्रसर गई। अब आते हैं सन 2012 में। पीहू अपने पामोरियन डॉग जिमी के साथ समुद्र के किनारे बॉल के साथ खेल रही थी। उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो वहीं बैठकर देखने लगी कि वो क्या चीज़ है। उसे बैठता देख उसका डॉग जिमी भी वहीं आकर रेत में दबी हुई चीज़ें देखकर भौंकने लगा। मम्मी देखो ये क्या है, कहते हुए कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी मम्मी को हाथ के इशारे से बुलाने लगी। क्या है बेटा? पीहू के पास आकर वो खड़ी हो गई। पीहू रेत में दबी उस चीज़ की तरफ इशारा करने लगी, अपने हाथों से रेत को हटाते हुए। पीहू, ये तो कोई किताब है, ये कहकर रेत से निकाल कर देखने लगी। लगता है काफ़ी समय से ये यहाँ पर दबी हुई हैं। उसके ऊपर से रेत झाड़ते हुए किताब का नाम पढ़ने लगी। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग, शैतान की वापसी। बात है राजस्थान माहोड़ी गांव की। औरतों को पानी लेने के लिए गांव से बाहर बने कुएं पर आना पड़ता था। कुएं के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं जमीन को छूने लगी थीं। बच्चे दिन भर उनको पकड़कर लटकते रहते थे। गर्मियों के दिनों में पनिहारी ने पौ फटने से पहले ही गांव के बाहर बने कुएं के पास आ जाती थी। उस समय पुरुषों को वहां आना जाना मना था। ये कानून किसने बनाए थे ये तो कोई नहीं जानता था, पर इससे गांव की औरतों को काफ़ी आज़ादी मिल जाया करती थी। वो एक दूसरे की हंसी ठिठोली करती, कभी सास की बुराई तो कभी ननद की, कभी मायके से सावन के महीने भाभी का भाई को लिवाने ना जाने का उलाहना, तो कभी पाँव भारी होने की खबर सांस से पहले सहेली को बताने की ललक। किसके आदमी का किस औरत के साथ चक्कर चल रहा है, मैं कुएं के अंदर बैठा सदियों से सुनता आ रहा था। गांव के सरपंच ने कुएं के एक तरफ नहाने और कपड़े धोने के लिए पक्का थड़ाव करवा दिया था। वही सभी औरतें कपड़े धोने और नहाने के बाद कुएं से मटकों में पानी भरती और सर पर रखकर चल देती थी। मेरा भी सारा दिन उनकी बातें सुनते अच्छे से बीत जाता था। जैसे जैसे शाम होती और रात गिरने लगती, मैं चुपचाप कुएं से निकलकर बरगद के पेड़ पर जाकर बैठकर गांव की ओर देखता रहता था। सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ चहल पहल लगी रहती थी, पर शाम ढलते ही कोई अपनी बहू बेटियों को कुएं से पानी भरने के लिए नहीं भेजता था। मैं तो किस्मत का मारा हुआ था। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। छोटा सा था जब गांव में हैजा फैला था और वो आधे से ज़्यादा गांव को निगल गया था। उनमें मेरे माँ बापू भी थे। पड़ोस के अवतार सिंह ने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। उसकी बेटी रामकली मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। बचपन के दोस्त कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चलता। रामकली के बापू इस बात पर खुश था कि बैठे बिठाई घर जमाई मिल रहा है। पंडित जी से पूछकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा दिया था। हम दोनों उस दिन मेला देखकर वापस आ रहे थे और मेले से हमारा पीछा करते हुए गुंडे हमारे गांव तक पहुंच गए। रामकली को गुंडों से बचाते हुए उन्होंने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया
मैं चिल्लाता रहा, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। रामकली को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। हैवान थे वो, और अकेली कमसिन सी लड़की और वो पड़ोसी गांव लठैत, वो चीखती चिल्लाती रही, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। लहूलुहान उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़कर चले गए। चेतना लौटते हुए कुएं के झांकने लगी। मैं आ रही हूँ बिरजू, ये कहकर कुएं के मंडेर पर चढ़ गई। रुक जा रामकली, अपनी जान देने जा रही है, जा लौट जा, जो हुआ है उसे भूल जा। नहीं बिरजू, मैं जीते जी तेरे साथ नहीं रह सकी, पर अब मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं आ रही हूँ तेरे पास। ये कहते ही उसने छलांग लगा दी। रामकली के साथ जो हुआ मैं सह नहीं सका। गुस्से में कुएं को शाप दे दिया। किसी ज़माने में इस कुएं के पानी के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। पानी ने शापित हो चुका था और मैं लोगों को दुख तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता था। हमारे खून के रंग ने कुएं के पानी की रंगत बदल दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अगले दिन पौ फटने से पहले पनिहारी ने पानी भरने आई थी। रात अभी भी काली माँ की चादर ओढ़े हुए थी। किसी को पता नहीं चला कि पानी की रंगत बदल चुकी है। आपस में खिलवाड़ करती एक दूसरे की पीठ पर साबुन लगाती नहा रही थी। सबके शरीर खून से सन चुके थे। जब तक घर पहुंचते दिन के हल्के उजाले में एक दूसरे को देखा, चीखती चिल्लाती हुई वो घर की चौखट पार की। गाँव वासियों ने बहुत कोशिश की किसी तरह कुएं का पानी पहले जैसा हो जाए, पर अब देर हो चुकी थी। अब इस कुएं के पास आने से भी लोग डरने लगे थे। लोगों ने कुएं का नाम भूतिया कुआं रख दिया था। अगर कोई राही भूले भटके भी कुएं की मंडीर पर आकर 2 घड़ी के लिए बैठ भी जाता था, तो मैं उसकी टांगे खींचकर कुएं के अंदर ले जाता था और रात होते ही बरगद पर जाकर बैठ जाता। जो राही यहाँ से गुजरता, अगले दिन उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में भी फैलने लगी और लोगों का इधर आना जाना बंद हो गया। पानी के लिए अब लोग एक दूसरे गांव में जाने लगे थे। उनकी तकलीफ़ देखकर मुझे सुकून मिलता था। एक दिन कृष्णा अपने बेटे की बारात पास वाले गांव में लेकर जा रही थी। रास्ते में कुएं को देखकर उसके अंदर झांकने लगी। अपने पास से दूध और गुड़ लेकर कुएं में डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे कुएं के अंदर रहने वाले जीव, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ये कहकर कुएं की परिक्रमा करके चली गई। गांव में लगातार 2 साल बारिश नहीं हुई। भयंकर सूखा पड़ने लगा। मनुष्य तो क्या, ढोर डंगर भी पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। यहाँ वहाँ उनकी लाशों को चील कौवे खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। बदले की भावना मेरे अंदर आज भी जीवित थी। मेरे और रामकली के हत्यारों को किसी ने सजा नहीं दिलवाई। अवतार सिंह बेटी और होने वाली दामाद के गुम हो जाने से पागल हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमें ज़मीन निकल गई या आसमान। बहुत साल बीत चुके थे। एक दिन कुएं के आगे से कोई साधु अपने शिष्यों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। प्यास के मारे उनके शिष्यों का गला सूख रहा था। कुएं के अंदर झांक कर देखने लगी। पानी की जगह कुएं के अंदर पत्थर और कीचड़ नजर आ रहा था। अपने कमंडल में देखा, थोड़ा सा जल बचा हुआ था, पर इतना नहीं था कि सभी की प्यास बुझा दे। न जाने क्या सोचकर कुएं की रस्सी के साथ अपना कमंडल बांधकर कुएं में उतारने लगे। खटखट की आवाज़ करता कमंडल कुएं की दीवार से टकराता हुआ नीचे सतह पर पहुंच गया। आज बहुत दिनों के बाद किसी ने कुएं के पास आने की कोशिश की थी। मैं कुएं से निकलकर मुंडेल पर आकर बैठ गया। देखना चाहता था कौन है जो सूखे हुए से पानी निकालना चाहता है। गेरुआ रंग के कपड़े पहने साधु के शिष्य कुएं की मुंडेर की जमीन के पास बैठ सुस्ता रहे थे। ये मेरा कुआं है, निकल जाओ यहाँ से, कहते ही सारे शिष्य वहाँ से उठकर भागने लगे। साधु ने अपने झोले से भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए मेरे ऊपर फेंक दी।
मैं वही जड़ सा हो गया। छोड़कर चला जा इस कुएं को। नहीं, इस कुएं को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। यहाँ मेरी रामकली के साथ अन्याय हुआ था, उसका बदला मुझे लेना है। साधु ने बोला, जिन्होंने अन्याय किया वो अब जीवित नहीं है, और जो जीवित बचे हुए हैं वो भी बिना पानी के मर रहे हैं। ये सब तेरे गांव वाले हैं। माफ़ कर दे सबको, छोड़ दे इस कुएं को। छोड़ तो दूं, अगर किसी और लड़की के भी वही हुआ जो रामकली के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस अब तू इस कुएं को छोड़ दे। उसी समय कुआं मीठा पानी से लबालब भर गया। गांव वालों के दिन फिर से बदल गए। मैं कुएं से निकलकर बरगद के ऊपर एक चौकीदार की तरह बैठा रहा। मन में सोच लिया था, किसी लड़की की आबरू नहीं लुटने दूंगा। दिन बीत रहे थे। पनिहारी ने फिर पहले की तरह हंसी मजाक करती। अब पानी सुबह शाम भरने आने लगी थी वो। एक शाम कृष्णा की बहू कुमदू शाम के वक्त अकेले पानी भरने आई। झट से कुएं में बाल्टी फेंकी और रस्सी से उसे खींचने लगी। पता नहीं कहाँ से शराब की बोतल हाथ में लेकर मदन आ गया। बस उसे अकेले देखते ही बुरी नज़र डालने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था, जो रामकली के साथ हुआ कुमुद के साथ होने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने कुमुद को हाथ लगाना चाहा, मैंने उसकी टांग खींचकर बरगद से लटका दिया। कुमुद मटका वहीं छोड़ भूत भूत कहती गांव से भाग गई। लोगों ने आकर मदन की लाश को बरगद से उतारा। उस दिन के बाद गांव की पनिहारनों के ऊपर बुरी नज़र डालने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। गांव वालों ने अब कुएं का नाम बिरजू का कुआं रख दिया था। संतोष एक सरकारी स्कूल का टीचर था। संतोष का अभी अभी तबादला हुआ था देहरादून, एक सरकारी स्कूल, उसमें बतौर टीचर के रूप में। और एक हफ्ते तक संतोष स्कूल के ही एक सरकारी कमरे में ही था। लेकिन संतोष को एक घर की ज़रूरत थी, जहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आराम से रह सके। एक दिन संतोष रोज़ की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा अखबार आज देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के एडवर्टाइजमेंट थे। संतोष ने बहुत सारे ऐड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आ गया, जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसके किराए में भी बहुत कम था। और ऐड में जिस हिसाब से बताया था, उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और उसके बाद स्कूल जैसे ही ख़त्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड था उसमें दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते ही संतोष ने कहा, सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे किराए के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार, और फिर जब आपका मन करे तब आप इसमें रह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फिर संतोष ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया, और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे के करीबन संतोष अपने रूम से निकला, और वहाँ पर जाकर उसने उस रूम के मकान मालिक को फ़ोन करके बता दिया। और मकान मालिक ने वहाँ पर आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया। और संतोष बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था, कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में यार, बंगला बहुत बड़ा है और आलीशान है। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर ये बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, ये लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। संतोष ने कहा, ये तो शहर में इतना बढ़िया घर है,
और रेंट भी इसका बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है, शुभ अशुभ। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ बताया नहीं मकान मालिक ने। उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की सारी बात करी और 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुँचते ही उसने अपने वाइफ को फ़ोन में सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन ही वो नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश थे। संतोष ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है। वहाँ हमें और कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही हैं, इसलिए बस हमें सीधा वहाँ सिर्फ जाना ही है। फिर उसकी वाइफ ने कहा, चलो फिर, अब कब चलोगे? संतोष ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, फिर हम तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे ही बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो ना? फिर टैक्सी वाले ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, पर कई सालों से यहाँ रहता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहाँ जा रहे हैं? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला है जिसे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया। फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजपुर रोड साल के जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़े हैरानी बड़ी नज़रों से संतोष को देखा और कहा, सर आपको किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले को किराए पर लो? उस टैक्सी वाले की बातें सुनकर संतोष ने कहा, क्यों, किसी ने कही नहीं है मेरे को, मैंने अखबार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर मेरी बात मानो तो आप कहीं और देख लो बंगला, क्योंकि वो बंगला बिल्कुल भी सही नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर कोई टिक नहीं पाता। 1 साल से वो खाली पड़ा हुआ है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनने के बाद संतोष ने कहा, कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हो यार, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मैं कैसे छोड़ दूँ? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था, संतोष ने उसकी बात बीच में काट दी और संतोष ने कहा, तुम अब चुप हो जाओ और चुपचाप टैक्सी चलाओ। लेकिन संतोष की बीवी कहने लगी, नहीं भैया, आप बताओ उस बंगले के बारे में, आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज़्यादा जानते होंगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू करा। गुड्डू ने कहा, मैडम मैं आप सबके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ मानता हूँ उसका किराया और सभी घरों से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उस किराए का क्या जो आपकी ज़िंदगी ले ले यार। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैडम आपसे पहले यहाँ बहुत लोग रहने आए हैं, लेकिन जैसे आप कम किराए की लालच में उस बंगले में जा रहे हो और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक से जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर ही जो भी वहाँ जाता है उसकी मौत ज़रूर हो जाती है। गुड्डू की सारी बात सुनकर संतोष की वाइफ ने घबराते हुए और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है उस बंगले में? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम ये तो पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन शायद कोई शाप मिला हुआ है उस बंगले को, क्योंकि अब तक ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है और वहाँ पर
किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन, साल या 6 महीने उस बंगले का मालिक उस बंगले को बंद रखता है, फिर दोबारा कुछ दिन बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन ये तो सच है कि कोई भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। बहुत किस्मत वाला होता है जो वहाँ से ज़िंदा वापस चला आता है, वरना जो वहाँ शिफ्ट होता है उसका मरना तो तय है। ये सब बातें सुनकर संतोष की वाइफ बहुत डर गई थी और उसने कहा, संतोष, हम कहीं और देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे रूम पर चलते हैं। लेकिन संतोष को शायद इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों में कहाँ था। इसलिए संतोष ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है प्रीति? तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास करती हो? और फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियाँ बड़ी अच्छी बना लेते हो। संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर 2 दिन से लगातार जा रहा हूँ। कल जाकर हमने साफ़ सफाई भी करवाई थी। बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब फालतू की बातों पर कोई ध्यान मत दो। और तुम ड्राइवर भाई, बस तुम गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर जाकर उतार दो। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुंच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहां पहुंचते ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों को सामान वगैरह उतार कर वहाँ पर रख कर चला गया। और उसके बाद संतोष अपनी वाइफ, अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था और कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, ये नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था। और बंगले के चारों तरफ देखकर जो हरा भरा नज़ारा था वो प्रीति को मन लुभावना कर रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था। इसलिए उसने संतोष से कहा, एक तो ये जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, और दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था, मुझे सच में वो बहुत अजीब लग रहा है। संतोष ने फिर उसे समझाने की कोशिश करी, यार तुम समझती क्यों नहीं हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का काम तो कहना है। लेकिन सच बताऊं तो इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस ये बंगला भा गया था। इसलिए उसके बाद वो लोग घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगे थे। और पूरा घर सेट करने के बाद शाम के लगभग 5 से 5:30 बजे संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लेने। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था, और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बात बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नज़र आसपास पड़ी तो उसे नेहा कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद प्रीति घर में हर तरफ नेहा को ढूंढने लगी, लेकिन नेहा कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। प्रीति परेशान थी और बंगले में हर तरफ नज़र जाकर नेहा को खोज रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नेहा को आवाज़ मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं नहीं थी। तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ लगा लगा प्रीति थक हार गई थी और एक जगह बैठकर रोने लगी। दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, अरे बाबा, कितना परेशान हो जाती हो तुम? अरे यहीं कहीं होगी, और कहाँ चली जाएगी? देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी। तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर फ़ोन काट दिया संतोष ने, और संतोष ने अपना काम जारी रखा। पर प्रीति वहीं पर बैठी हुई सोच रही थी। तभी उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ आई जैसे लग रहा था
कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। वह शायद इसमें नेहा की आवाज़ भी थी। आवाज़ भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो ये सोच रही थी नेहा को कैसे पता ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई। और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था कि नेहा किसी से बात कर रही है, और उसके साथ दो आवाज़ें और भी आ रही थी, यानी नेहा के साथ दो जने और थे। नेहा की आवाज़ जिस कमरे से आ रही थी, प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा नेहा अकेले ही बेड पर बॉल के साथ खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था और वो कह रही थी, जल्दी फेंको बॉल, जल्दी बॉल बॉल फेंको, तुम रुक क्यों गई। तभी प्रीति ने नेहा को पीछे से पकड़ा और एक थप्पड़ खींचकर मारा और कहा, क्या हुआ नेहा, तू पागल हो गई है क्या? तू किससे बात कर रही है? और अकेले अकेले कोई कहीं ऐसे जाता है? तूने तो मेरे को डरा ही दिया। नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यहीं तो थे अभी तुम दोनों। प्रीति ने फिर कहा, कौन दोनों? फिर नेहा ने कहा, मम्मी वो रश्मि और प्रिया यहीं तो रहते हैं। वो और अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई हैं, बहुत अच्छी है मम्मी, खेलने दो मेरे को उनके साथ। और मुझे उन दोनों ने बताया है कि वो हमेशा से यहीं रहती हैं और अब मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हूँ। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी, तू पागल हो गई है क्या? और कहाँ गई थी? तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? नेहा ने फिर बताया, अरे मम्मी मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहाँ से रास्ता। मम्मी उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, तीसरी मंजिल तक पूरी जगह देखी मैंने उनके साथ ही। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए और गुस्से में कहा, अरे कौन दोनों है रश्मि और प्रिया? नेहा ने फिर कहा, मम्मी वो यहीं पर तो रहती हैं, मेरी नई दोस्त है वो दोनों, और उनकी मम्मी भी रहती हैं ऊपर वाले फ्लोर में, चलो मैं आपको मिलवा कर आती हूँ। फिर प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर? लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि बंगला पूरा खाली है और बस हम ही लोग रहेंगे यहाँ किराए पर, और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला था यार, तो फिर ऊपर कौन रहता है? और थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया। संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा, कहाँ चली गई थी? और तुम भी यार थोड़ी थोड़ी सी बात में डर जाती हो, कहाँ गई थी नेहा? फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, ये ऊपर के फ्लोर पर अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहाँ दो तीन बच्चों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि यार तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है तुम्हें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब तुम कुछ भी उस टैक्सी ड्राइवर की बातों को अभी तक दिमाग में बैठाए हुए हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं यार, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ है क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बातों में लगी हुई हो, उसी की बातों को बार बार सोची जा रही हो। तुम थक भी तो गई हो यार काफ़ी, क्योंकि आज ही नैनीताल से आई हो और सीधा यहाँ पर आकर सामान वगैरह सेट करने में लग गई हो, इसलिए अब चलो खाना बना खा लो, फिर आराम कर लो, तब शायद तुम ठीक हो जाओ। फिर संतोष की बात बीच में काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहता है? नेहा ने बताया कि दो बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर तीसरे फ्लोर पर रहते हैं। संतोष ने प्रीति की बात सुनी, फिर थोड़ा हंसता और मुस्कुराता हुआ बोला, यार कैसी बातें कर रही हो तुम, ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने देख लिया है और पूरा बंगला हमने किराए पे लिया है, बंगला पूरे 1 साल से खाली है, अगर कोई होता तो बाहर ताला क्यों लगा होता और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या? फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर रश्मि और प्रिया रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ वो भी,
और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड भी हैं। संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है। उसके बाद नेहा, संतोष, प्रीति, ये तीनों भागते भागते ऊपर की तरफ गए। पापा देखो, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुंची तो उसने आवाज़ लगाई, प्रिया, रश्मि, प्रिया। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था और सभी दरवाजे बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा, हम सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा, अभी तो यहीं पर थे सारे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। पर उन्होंने तो कहा था हम वो हमेशा से यहीं पर हैं, पर अभी पता नहीं कहाँ गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़ा और नीचे ले आया और अपनी वाइफ से कहा, देख लिया और मिल लिया तुमने ऊपर फ्लोर वालों से, अब पता चल गया ऊपर कौन है। लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष, आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, वो भी नेहा के साथ, और दो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ सच में कुछ ना कुछ तो है इस घर में। फिर संतोष ने कहा, अरे यार, तुम अब बस भी करो और चलो अब खाना वाना खा लो। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक किसी के चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई ऊपर के फ्लोर पर चिल्ला रहा है। आवाज़ बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी और प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज़ सुनकर प्रीति तुरंत किचन से भागती हुई बाहर आई तो उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए गेम खेल रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज़ ना सुनी हो। संतोष ने जैसे ही प्रीति को देखा, पर प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो मानो होश उड़े हुए थे। वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष, वो ऊपर किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। संतोष, कोई है ऊपर? फिर संतोष ने प्रीति को संभालते हुए कहा, अरे कोई नहीं है यार, कहीं किसी की आवाज़ नहीं आई। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कह रही थी, ऊपर कोई है, क्योंकि मैंने आवाज़ साफ साफ सुनी है। कोई औरत चीख रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही थी। संतोष ने फिर कहा, अरे बाबा चलो, कोई बात नहीं, एक बार देखकर आ जाते हैं। इतना बोलकर संतोष ऊपर जा रहा था तभी प्रीति ने कहा, नहीं, मैं भी चलूँगी, अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई आसपास है, पर संतोष तुम नहीं समझ रहे हो, ये घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो अब। पर दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं पर भी कोई नहीं था। लाइट जलाकर दोनों ने ऊपर पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई वहम था, चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूँ। प्रीति, तुम फालतू में ही डर रही हो, क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। खाना खाकर सो जाओ आराम से, कल सुबह सब ठीक लगेगा। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नज़र पड़ी कि नेहा फिर आसपास नहीं थी। तभी उसने संतोष से कहा, नेहा कहाँ चली गई? फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, वो नहीं डरती वो तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं, उसको भी बुलाओ, जाओ उसको भी लेकर आओ। संतोष को अब गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करता वो। फिर उसने कहा, अच्छा अभी गया। इतना बोलकर संतोष आवाज़ लगाते हुए बाहर जाने लगा, पर उसे वहाँ नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसे लगा जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज़ आ रही हो और ऐसा लग रहा था वहाँ बच्चे खेल रहे हों। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखा, मुझे भी ऐसी आवाज़ आ रही थी,
नेहा फिर से चली गई उन लोगों के पास। उसके बाद प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर नेहा अकेली बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसे पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं पापा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ मैं खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहीं थे, पर जब आप लोग आते तो वो चले जाते। उन्होंने कहा वो बस मुझसे ही बात करेंगे और बस मेरी ही दोस्त हैं। तभी ये देख प्रीति चिल्लाने लगी और रोने लगी और संतोष से कहने लगी, देखा, मैंने तुम्हें मना करा था ना, इस घर में मत आओ, ये घर कुछ अजीब है। सही कह रहा था वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात समझनी ही नहीं है। संतोष ने फिर प्रीति से कहा, प्रीति चलो खाना खाकर अब सो जाते हैं। तभी नेहा ने कहा, पापा मैं भी थोड़ी देर में आऊँगी, अभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और खेल लूँ। पर संतोष ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा चलो यहाँ से, बस चलो, अभी यहाँ कोई नहीं है, बाद में खेलना। संतोष नेहा को घर के अंदर ले गया, पर नेहा बाहर जाने के लिए रो रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा अभी खाना खा के सो जाओ, कल सुबह अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल लेना और हमको भी उनसे मिलवा देना, पर अभी सो जाओ। लेकिन नेहा लगातार रो रही थी और बस यही बोल रही थी, नहीं मुझे बाहर जाना है और अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना है, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे बस उन दोनों के साथ ही खेलना है, मुझे जाने दो गार्डन में। नेहा को रोता हुआ देख अब प्रीति को भी अपने पति संतोष पे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलने लगी, जब मैं आपको कह रही थी कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर ठीक नहीं है, तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था, और अब देख लो नेहा की हालत, ना जाने किसकी बात कर रही है और ना जाने किसके साथ खेलना चाहती है ये। उस समय भी जब तुम बाहर गए थे तब भी अचानक से ये ऊपर के फ्लोर पर चली गई। किसी के हंसने की आवाज़ तो मेरे को भी आ रही थी उस टाइम, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं उस टाइम। संतोष ने प्रीति की सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, प्रीति चलो ठीक है, लेकिन आज तो अब रात हो गई है, अब तो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे क्या करना है। उसके बाद वो तीनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। वैसे ही आज दिन भर थके हुए थे तो बिस्तर पर लेटते ही संतोष को नींद आ गई, लेकिन प्रीति इतने सारे हादसे देखने के बाद कहाँ सोने वाली थी। उसकी नींद तो वैसे ही उड़ गई थी। उसके मन में लगातार बस यही सब गूंज रहा था। तभी वो उस टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की बातें याद करती है, तो कभी उसे नेहा का अचानक तीसरे फ्लोर पर चले जाना और कभी और बच्चों की आवाज़ हंसते हंसते सुनाई देना। यही सब सोचते सोचते प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी अचानक से उसकी आंख भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक हुई एक आवाज़ से प्रीति की आंख तुरंत खुल गई और प्रीति ने जो देखा उसके बाद प्रीति की हलक से ज़ोरदार डरावनी चीख निकली और चीखते ही प्रीति अपने बेड से सीधा नीचे ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर ही पड़े पड़े प्रीति अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि एक सर कटी हुई औरत इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी हैं और उनके भी सर कटे हुए थे। ये सब देखने के बाद तो मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो और उसके चीखने की आवाज़ बड़ी तेज़ निकलती थी और उसी आवाज़ से संतोष की आंखें भी खुल गई और उसने देखा कि प्रीति नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई रो रही है। संतोष ने तुरंत प्रीति को उठाया और संभालते हुए पूछा, क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो और नीचे गिरी हुई क्या कर रही थी? लेकिन प्रीति इतना ज़्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी कि प्रीति की हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पर प्रीति डरते डरते दरवाजे की तरफ उंगली दिखा रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी, संतोष वो देखो, वो औरत खड़ी है, संतोष वो हमें मार देंगी, संतोष
हम सबको मार देंगे वो सब। संतोष ने प्रीति को चिल्लाते हुए कहा। प्रीति, कोई नहीं है दरवाजे पर, लाइट बंद है। आज की वीडियो इतनी ही है, तो इस वीडियो पे कमेंट करें एंड बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये जो कहानी है इसका पार्ट 2 आएगा 14 फरवरी को, तो तब तक का इंतज़ार करें। और वो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी तो वो वाली कहानी आप नहीं समझ पाएंगे। वो वाली कहानी पूरी आएगी 14 फरवरी को, ठीक है। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा इसका।